जियो मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जब बात आती है इंश्योरेंस की तो सबसे ज्यादा लोग इसे लेकर फंस जाते हैं, कोई मिस सेलिंग के चक्कर में तो कोई पॉलिसी की पूरी और सही जानकारी ना होने पर। आज जियो मनी में हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस में मिस सेलिंग से कैसे बचें, साथ ही लैप्स पॉलिसी का क्या करें। इसमें मेरा साथ देंगे बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, किसी भी वजह से आपने पॉलिसी लैप्स कर दी है या फिर ग्रेस पीरियड के तहत भी आपने प्रीमियम नहीं भर पाए हैं आप, लेकिन आपके पास इसी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का विकल्प हमेशा मौजूद होता है, बस आपको पता नहीं होता है। और आज कल कई इंश्योरेंस कंपनियां पुरानी पॉलिसी को बेचने के लिए कई तरह के डिस्काउंट भी दे रही है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको क्या लैप्स पॉलिसी का रिवाइवल कराना चाहिए या फिर नई पॉलिसी लेने में ही फ़ायदा है, यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। चोपड़ा साहब अब हमारे साथ जुड़ गए। सर, अगर पॉलिसी की जहाँ तक बात है, कई लोग लेते हैं और कई कारण होते हैं, कुछ थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, कई बार थोड़े से आपके आर्थिक हालात ऐसे नहीं होते हैं कि आप पॉलिसी का प्रीमियम दे पाएँ, तो समस्या जो भी हो, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो पहला मूल प्रश्न यही कि क्या उसका रिवाइवल करा लेना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। देखिए 100% इसका जवाब यही है कि पॉलिसी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। पहली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉलिसी लैप्स ही ना हो, क्योंकि जब भी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो कई सारे उसके साथ ऑब्जेक्टिव्स जुड़े होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन है, आपने टैक्स बचाना है, कोई लॉन्ग टर्म गोल आपने पूरा करना है, जैसे कि बच्चों की शादी के लिए आप कोई पॉलिसी लेके उसमें पैसा जोड़ रहे हैं या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो सारे गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके मुकाबले कि आप हर साल उसके पॉलिसी का प्रीमियम दें। तो पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जब आप पॉलिसी लें उसके पहले ही ये तय कर लें कि कितना प्रीमियम है, क्या आपकी जो सैलरी है या जो सेविंग कैपेसिटी है वो आप उसको हर साल उतना दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और एक बार अगर आपने पॉलिसी ले ली, फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसका प्रीमियम हर साल ड्यू डेट से पहले जमा कर दें, ताकि लैप्स होने की नौबत ही ना आए, क्योंकि लैप्स होने में काफ़ी नुकसान है और ये एक तरह का नेशनल लॉस है, क्योंकि जिस इंसान ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसने कई सारे अपने गोल्स पूरे किए हैं, वो गोल्स सब बीच में रह जाते हैं। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी को भी नुकसान होता है, उस एजेंट को भी नुकसान होता है जिसने पॉलिसी समझाई है, उसको कमीशन आनी बंद हो जाती है, और जो जिसने पॉलिसी ली है उसको जो सरेंडर होकर जो पैसे वापस मिलते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। यानी कि कुल मिला के ये एक नुकसान का ही सौदा है जिसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको अवॉइड किया जाए। और इसको अवॉइड करने के जो तरीके हैं वो आपको बता देते हैं। एक तो यह है कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी पॉलिसी प्रीमियम पे करने का जो मोड है उसको आप ऐसे करें कि ईसीएस के थ्रू हो जाए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हर साल या हर महीने या जो भी आपने फ्रीक्वेंसी तय करी है आपके बैंक अकाउंट में से पैसा सीधा इंश्योरेंस पॉलिसी में जाता रहे, ताकि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो। अगर ईसीएस फैसिलिटी किसी वजह से नहीं कर पाते हैं आप, तो बैंक के एटीएम्स पे भी जाके आप इंश्योरेंस की पॉलिसी को जमा करा सकते हैं, डायरेक्ट डेबिट की भी आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी डायरी में भी नोट करके रखना चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी कब नेक्स्ट ड्यू है, उसके 2-3 महीने पहले से ही आप उसका इंतजाम करना शुरू कर दें। और अगर किसी वजह से पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो हर एक कंपनी ग्रेस पीरियड देती है आपको पॉलिसी को प्रीमियम को पे करने का, जो तकरीबन 30 दिन का होता है, काफ़ी वक्त होता है। आपको इस बीच में रिमाइंडर भी आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी के प्रीमियम पे करके अपने बेनिफिट्स को कंटिन्यू रखिए। फिर भी किसी वजह से अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उसके बाद भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पॉलिसी को रिवाइव करवा लें, जो भी इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करके, ताकि जो आपको बेनिफिट्स हैं वो लगातार मिलते रहें। क्योंकि अगर पॉलिसी 3-4 साल प्रीमियम भर चुके हैं, उसके बाद लैप्स हो रही है और उसके बाद आप नई पॉलिसी लेते हैं, हो सकता है आपको उसका प्रीमियम ज़्यादा देना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको पॉलिसी तब ना मिले अगर उस दौरान कोई मेडिकल ऐसी डेवलपमेंट हो गई है कि आप मेडिकल टेस्ट में अब ठीक तरह से क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारा जो सलाह यही रहेगी कि पॉलिसी लैप्स बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए जी। और अगर हो गई है तो उसको जल्दी से रिवाइव करा देना चाहिए। तो चोपड़ा साहब, मान लीजिए कि पॉलिसी अब किसी भी वजह से लैप्स हो ही गई है आपकी, ऐसे में क्या विकल्प बचता है, और खास तौर पे फिर अगर हम टर्म पॉलिसी की बात करें? हाँ, इसमें देखिए विकल्प ये बचता है कि सारे इंश्योरेंस कंपनी के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पता करनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी को एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि मैं किसी वजह से मैं ट्रैवल कर रहा था या पॉलिसी गुम गई थी या जो भी वजह है, आप लिख के उनको बताइए कि आप पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं। तो
काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वो कुछ थोड़ा बहुत ब्याज लेके या इंटरेस्ट लेके आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर देते हैं और आपके बेनिफिट्स अक्रू चलते रहते हैं। लेकिन अगर पॉलिसी को लैप्स हुए हुए काफ़ी समय हो गया है, 6 महीने या 1 साल हो गया है, तब IRDA के प्रावधान के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनीज अगर उसको एक बार अपने रिकॉर्ड्स में कंप्लीटली लैप्स मान चुकी हैं, तब उसकी रिवाइवल मुश्किल हो जाती है। तब आपको ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप एक नई पॉलिसी लें, ताकि जो फैमिली की प्रोटेक्शन या जो भी आपके गोल हैं वो उनमें किसी तरह की उनको पूरा करने में कमी ना आए। तो पॉलिसी रिवाइव करने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को या अपने फाइनेंशियल प्लानर को कंसल्ट करके, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करके। जी, तो जो मैंने पूछा था सर कि टर्म प्लान मान लीजिए किसी के पास और वो लैप्स होने की स्थिति में आ गया, तो इस पर क्या सलाह बनती है आपकी? हाँ, टर्म प्लान हो या कोई पेंशन प्लान हो या कोई भी एंडोमेंट प्लान हो, सबके प्रावधान एक जैसे ही हैं। टर्म प्लान जैसे कि सब दर्शक जानते होंगे कि एक बहुत ही कम प्रीमियम पे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाला प्लान है, जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम काफ़ी केसेस में नहीं रहता है, लेकिन इसमें आप 8-10 हज़ार रुपये प्रीमियम देके 40-50 लाख रुपए तक का भी अपना इंश्योरेंस करा सकते हैं। और टर्म प्लान फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट नीड है। अगर टर्म प्लान को लैप्स हुए हुए 2-3-4 महीने ही हुए हैं, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करके और जो भी उनका ब्याज बनता है उसको देके आपको रिवाइव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ केसेस में आपको फ्रेश मेडिकल कराने पड़े, और हो सकता है कि फ्रेश मेडिकल के चलते आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा भी देना पड़े। और ये याद रखिए कि जब आप पॉलिसी एक लैप्स पॉलिसी को रिवाइव कराते हैं, तो वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यानी कि एक तरह से नई पॉलिसी आपकी इशू होती है, और उसके चलते इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम बढ़ा भी सकती है। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी, अनिल जी, अब एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहूँगा कि कैसे दर्शक इस सिचुएशन को हैंडल करें। और वो ये कि अब बहुत सारे लोग अब बहुत जोश में आके पॉलिसी ले तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो शुरुआत में 2-3 साल तो शायद सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ जाती है कि उनको लगता है भी ये तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है, और वो डिसकंटिन्यू कर जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप को डिसिप्लिन रखने का क्या कोई तरीका आप बता पाएंगे? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली तो ये सवाल उठता है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो एक आपके माइंड में एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पॉलिसी को आप क्यों ले रहे हैं, और उसके तकरीबन 3-4 आंसर्स होते हैं। एक तो होता है कि फैमिली को अपनी प्रोटेक्शन देना, कि अगर किसी वजह से आपको कुछ हो जाए तो फैमिली का लाइफस्टाइल बरकरार रहे। ये जो गोल है ये हमेशा ही रहता है और ये चलती हुई लाइफ के साथ बढ़ता जाता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। तो ये गोल ज़्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करें। दूसरा ये है कि आप हो सकता है उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पॉलिसी ली है आपने, या अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या बच्चों की शादी वगैरह के लिए ली है, तो वो गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें डिसिप्लिन, अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। एक मैं यहाँ बात बता दूँ आपको कि कुछ जो पॉलिसी धारक हैं वो यूलिप्स प्लान्स में निवेश करते हैं, ये सोच के कि उसके थ्रू वेल्थ क्रिएशन करेंगे। और वेल्थ क्रिएशन थ्रू यूलिप प्लान जो है वो लंबे अवधि में ही पॉसिबल हो पाती है। और लंबी अवधि से हमारा यहाँ पे मतलब है कम से कम 10, 15 या 20 साल। उसमें क्या होता है कि 3-4 साल के बाद अगर आप साथ साथ उसकी वैल्यू देखते चलें, और आपको लगे कि क्योंकि स्टॉक मार्केट थोड़ा नीचे चल रही है और आपकी वैल्यू कम है और आपको नुकसान हो रहा है, तो उससे आपको, जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मैंने प्रीमियम तो भरा 10-10 हज़ार, 5 साल 50 हज़ार प्रीमियम भरा, वैल्यू उसकी अभी 35 हज़ार ही नजर आ रही है, तो ये पॉलिसी ठीक नहीं है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है, और अगर आप लगातार प्रीमियम भरते चलेंगे तो आगे आने वाले वर्षों में जो चार्जेस हैं वो कम होते जाते हैं और जो एलोकेशन है वो बढ़ता जाता है, और असली आपको फायदा जो है उसका वो आखिरी के वर्षों में ही मिलता है। तो अगर आप शुरू के कुछ वर्षों में ही अपने आप गोल से फिसल जाते हैं और वहां से निगाह हटा लेते हैं, तो नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। जी अनिल जी, ये तो सलाह हुई यहाँ पर कि अगर आपकी पॉलिसी है और वो लैप्स हो जाती है बीच में, कारण चाहे जो भी हो, तो उसका रिवाइवल कराना यही बेस्ट पॉलिसी होगी आपके लिए। आर्थिक रूप से सबसे अच्छी बात यही होगी। और जैसा अनिल जी ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी देश के सबके हित में है, लेकिन अगर हम आप ही की बात करें तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो आपके पास कई तरीके हैं उसको दोबारा रिवाइव कराने के, वो कराइए। और साथ में जिस डिसिप्लिन की हम बात करें, ऐसी नौबत ही ना आने दीजिए कि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाए, क्योंकि ये आपका बड़ा नुकसान है ही, और आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी प्लानिंग है, उन पर भी एक बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है। बहरहाल ये ब्रेक न लगे, इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब और अनिल जी के जवाब हम आगे सिलसिला बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। योर मनी में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, और अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा साहब। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आ रहा है नोएडा से, कपिल कुमार साहब ने फ़ोन किया हमें। कपिल जी, पूछिए अपना सवाल। या हाय, माय नेम इज कपिल कुमार। एक्चुअली रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर मैंने 2 पॉलिसी परचेज करी थी थ्रू ट्रेली कॉलर। सो दैट टाइम दे टोल्ड मी if by on the same day they will provide me 7 benefits, including one attractive benefit is that medical claim policy also provide to me if I purchase the LIC policy on the same date. So but after here still I'm waiting for my medical insurance cards. So this is a fake policy and I want to get the solution. So I'm seeking for the solution for same. चलिए, तो आपके साथ ये मिस सेलिंग का केस हुआ यहाँ पर। कपिल जी, आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है या आपको कुछ चीजों का इंतजार है, या पूरी तरह से? जी, मेरा सेकंड पीरियड मुझे देना था, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया है क्योंकि मुझे पॉलिसी कैंसिल करानी है, मतलब पैसा रिफंड चाहिए। तो इसलिए मुझे आप सॉल्यूशन दिए कि मेरा पैसा कैसे रिफंड हो सकता है, बिकॉज मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ मैं। जी जरूर। अनिल जी, क्या सलाह होगी कपिल के लिए? देखिए, कपिल के लिए भी और जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं हम सबके लिए ये सलाह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, जो आपको बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए। इसमें आपको अपनी स्पाउस को, अगर आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को कंसल्ट करके और उनसे सलाह करके और उनको पूरी जानकारी देके और इंश्योरेंस एजेंट को फेस टू फेस मिलके या अपने फाइनेंशियल प्लानर को फेस टू फेस मिलके वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के तभी पॉलिसी लेनी चाहिए। अगर फोन पे ही आपको कुछ समझा रहा है तो आप उसी के बेसिस पे अगर आप तैयार हो जाते हैं पॉलिसी लेने के लिए, तो शायद ये जल्दबाजी होगी। आपको चाहिए कि आप जो भी आपको फोन कर रहा है आप पता करिए कि क्या वो IRDA से ट्रेंड है, क्या वो कंप्लायंट है पूरा IRDA के निर्देशों के अनुसार, और उसको आप बुलाइए अपने घर पे या उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलिए, चेक करिए कि क्या वो IRDA के ट्रेंड इंश्योरेंस एजेंट हैं या कोई वैसे ही कोई टेली कॉलर करके लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। और उसके बाद ही आप टर्म्स एंड कंडीशन समझ के, क्योंकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लें और साथ में मेडिक्लेम पॉलिसी आपको फ्री मिले। आपने बोला कि उन्होंने 7 बेनिफिट गिनाए, तो ये क्लियर केस है एक धोखेबाजी का और एक मिस सेलिंग का, जिसके अगेंस्ट आपको पूरे कदम उठाने चाहिए जो आपके अधिकार हैं। यहाँ पे क्लियरली आपके साथ धोखाधड़ी हुई है और किसी ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है, और जिस आप मेडिक्लेम पॉलिसीज की वेट कर रहे हैं वो नेचुरली इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ नहीं मिलती है। LIC वैसे भी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू नहीं करती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो नॉन लाइफ कंपनी है, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस या न्यू इंडिया इंश्योरेंस वो इशू करती हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू ही नहीं कर सकती है। तो आपके साथ जो यहाँ पे हुआ है, आपके पास अब कुछ आपके राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं आपके, जो आपको उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेन करनी चाहिए कि आपके जो बताया गया आपको वो ठीक नहीं था और वो एक क्लियर केस ऑफ मिस सेलिंग है और उन पे एक्शन होना चाहिए। और अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी से आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप उसको एस्केलेट करके IRDA को भी कंप्लेन कर सकते हैं। IRDA की वेबसाइट पर जाके आप अपने सारे डिटेल्स दें, वो फ़ोन नंबर बताएं जहां से आपको फ़ोन आया था और उन्होंने अपने किस कंपनी का अपने आप को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, वो सारी जानकारी दें। और उसके साथ ही जो पॉलिसी आपको आई है उसको उसके टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी करें कि अगर वो पॉलिसी इन इटसेल्फ ठीक है और प्रीमियम पे करने से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है तो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करिए, आप उस पॉलिसी को बीच में ब्रेक मत करिए। लेकिन जो दूसरे आपको झांसे दिए गए उसके लिए आपको डेफिनेटली शिकायत करनी चाहिए, ताकि जो भी लोग इस तरह के धोखाधड़ी में जो मशगूल हैं उन पे एक्शन होना चाहिए। अगर आपको IRDA से भी जवाब नहीं मिलता है तो ओम्बड्समैन पे भी आप जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो काफ़ी प्रावधान है और IRDA ने पूरी कोशिश करी हुई है कि किसी भी किस्म के पब्लिक के किसी मेंबर को कोई गलत सलाह ना दी जाए, और अगर ऐसी दी जाती है तो और प्रूव हो जाता है तो उन पे कड़ा एक्शन भी लिया जाता है। जी, तो हम कपिल उम्मीद करते हैं कि अनिल जी की सलाह के बाद आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हुई होगी। जो उपाय उन्होंने बताया उनसे ज़रूर कीजिए और सारी चीज़ों को देख लीजिए। लेकिन हम आपसे भी और सभी दर्शकों से ये निवेदन करेंगे कि आमतौर पर टेलीफोन जैसी चीज़ों पर आप कोई भी पॉलिसी खरीदने से बचें तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप टेलीफोन पर आप पॉलिसी के प्लस और माइनस पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो बेहतर है आप किसी एजेंट से मिलकर या फिर पहले इंटरनेट के ऊपर उसकी पूरी छानबीन करने के बाद ही ऐसी किसी चीज़ में पैसों का
निवेश करें। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का, लेकिन सस्ते में कैसे उठा सकेंगे आप शॉपिंग का मजा बताएंगे योर मनी सेविंग वीक में इस ब्रेक के बाद। यो मनी में हम हमेशा आपको आपके फायदे की खबरें बताने की पूरी कोशिश करते हैं और इसीलिए हम इस पूरे हफ्ते आपको दे रहे हैं पैसे बचाने के कुछ आसान टिप्स। और आज राशि में बताएंगे कि कैसे आप शॉपिंग का मजा कम खर्च में उठा सकते हैं। तो राशि, कल भी आपने काफी सारे टिप्स दिए थे, सिनेमा देखना हो, कहीं आउटिंग पे जाना हो, खाना खाना हो, तो अब ये बताइए कि शॉपिंग, यहाँ पैसे बचते नहीं है, तो यहाँ कौन से तरीके हैं जिससे पैसे आप बचा पाएं? बिल्कुल विपिन, सुनिए मेरे टिप्स एकदम ध्यान से। जैसे एक के साथ एक फ्री या 1 केजी के साथ ब्रांडेड ट्रैवल का पैकेट के साथ एक 250 ग्राम का सर्फ फ्री। हाइपर मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ऐसी जो डील्स हैं उसका पूरा यहाँ पर मिलती रहती है और इसका आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए। वहीं हाइपर मार्केट के प्राइवेट लेबल्स यानी उनके जो खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं वो दूसरे ब्रांडेड प्रोडक्ट के मुकाबले कम से कम 1 से 2% तक सस्ते होते हैं। तो आप जब भी घर के लिए जरूरी सामान खरीदने जा रहे हैं तो अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट और उन पर चल रहे डील्स को तो कंपेयर करें ही, वहीं अलग अलग हाइपर मार्केट के भी प्रोडक्ट के दामों में काफी अंतर होता है, इसकी भी बेटर रिसर्च करें। इसके अलावा कोशिश करें कि बॉटल लेने के बजाय आप रिफिल पैक लें, ये आपको काफी सस्ता पड़ेगा। वहीं यहाँ एक ट्विस्ट भी है, कभी कभी छोटे पैक में भी फायदे का सौदा होता है। जैसे आप जैम, शैम्पू, केचप ले रहे हैं तो इसके सैशे का ऑप्शन चुनिए, यहाँ पे ये बड़े पैक के मुकाबले काफी सस्ते पड़ते हैं। वहीं ग्रोसरी की ऑनलाइन शॉपिंग भी एक बढ़िया विकल्प है, अच्छा डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। साथ ही आप घर बैठे बैठे बिना पेट्रोल के खर्च के आप घर का सामान बड़े आराम से खरीद सकते हैं। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े हो या घड़ी, परफ्यूम जैसी शॉपिंग की बात हो, यहाँ पे भी ऑनलाइन बिल भरना बेहतर ऑप्शन होता है। किताब, घड़ी और परफ्यूम जैसी चीजों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्मार्ट टिप दूंगी कि इसका ट्रायल आप शोरूम पर पहले ही कर लें, लेकिन अच्छे डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए इसकी शॉपिंग जो है वो आप ऑनलाइन ही करें। वहीं सेल पीरियड का इंतजार करें, क्योंकि आजकल हर 3 से 4 महीने में सेल तो लगती रहती है, लेकिन हाँ सेल लगते ही पहले हफ्ते में इसका पूरा फायदा उठा लीजिए। तो यहाँ पर ये थे विपिन कुछ ऐसे टिप्स जहां पर आप शॉपिंग को कम बचत और कम खर्च के साथ कर सकते हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया राशि ये टिप्स देने के लिए। और अनिल जी अब हमारे साथ हैं, तो अनिल जी जैसा भी राशि भी बता रही थी, और हम अक्सर देखते हैं कि जब कोई परिवार शॉपिंग करने जाता है तो बड़ा ही इमोशनल और इम्पल्सिव सा काम है। जब आजकल आप हाइपर मार्केट्स में जाते हैं, आपके चारों तरफ सामान बिखरा होता है और ऐसे में आप बहुत सारा वो सामान भी खरीद लेते हैं जिसकी शायद आपको आवश्यकता नहीं होती है, और वहीं पर आपके बिल में 1000-2000 रुपए का अंतर आ जाता है। तो कैसे बचें इस चीज से? हाँ देखिए, इसमें बहुत अनुशासन की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो यह है कि आपको अपनी नीड्स जो एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और उस लिस्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। याद रखिए कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी सारे लुभावने ऐसे अट्रैक्शंस आपके सामने आते हैं जिनको आप मुश्किल से इग्नोर कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक बजट बना के चले हैं और उसके अंदर ही अगर रहते हैं और वही वस्तु लेते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसकी आप घर से सोच के चले थे, तब तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप वहाँ जाके इम्पल्सिव बाइंग में इंडल्ज करते हैं तब आप पाएंगे कि आप अपनी फ्यूचर के गोल्स को वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी सेविंग्स का जो पोर्शन है वो आप स्पेंडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एक अच्छा कदम नहीं है। यहाँ पे हम आपको एक वॉरेन बफे, जो कि सब जानते हैं कि काफ़ी धनाढ़, काफ़ी अमीर हैं, वो वर्ल्ड के माने हुए अमीरों में से गिने जाते हैं, उनका एक कोट है कि हमेशा इंसान को पहले सेव करना चाहिए और फिर बाकी जो बचे वो खर्च करना चाहिए। लेकिन हम में से काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम खर्च करते हैं और कुछ बचता है अगर तो बचे, नहीं बचता है तो ना बचे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमेशा हमको अपनी सेविंग्स पहले निकाल के रख लेनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर गोल्स के लिए जरूरी है। उसके बाद ही जो रकम बचती है उसको हम अपने जरूरी चीज़ों पर ही खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जैसे हम बोलते हैं कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। क्रेडिट कार्ड जेब में रख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे फिर आप बेलगाम होके कई बार परचेजिंग कर बैठते हैं और उसकी पेमेंट बाद में भरते भरते फिर आपकी सारी सेविंग गड़बड़ा जाती है। उसी के चलते ही इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लैप्स होती हैं जब आपके बैंक में पैसा नहीं बचता है। तो जी, तो ये अनिल जी की एक बहुमूल्य टिप, जितनी जरूरत है उतना ही सामान खरीदें, सेविंग तो होगी ही होगी, और साथ में आपका
जो शॉपिंग का एंजॉयमेंट है वो भी पूरा हो जाएगा, लेकिन अपनी ज़रूरतों का ज़रूर ध्यान रखें, उससे आगे ना बढ़े। अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यो मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी और साथ ही देंगे आपको कुछ और शानदार शॉपिंग टिप, पैसे बचाने की सलाह। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।